दोस्तों आज के जमाने में किसी भी आधुनिक से आधुनिक चीज को इमेजिन कर लीजिए। एक साधारण से बल्ब से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक, यह सब के सब कबाड़ के भाव बिकेंगे अगर इस दुनिया में एक चीज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए तो, और वो एक चीज है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के समय में दुनिया का चलना असंभव है, क्योंकि खाना पकाने से लेकर खाना खाते समय हवा खाने तक हम लोग हर एक चीज के लिए बिजली पर निर्भर हो गए हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी भले ही पहले के जमाने से लाखों गुना आरामदायक हो गई हो, पर इसके अलावा हम पूरी तरह से बिजली पर ही निर्भर हो चुके हैं। पर क्या आपने कभी अपनी जिंदगी का एक भी मिनट निकाल कर उस व्यक्ति के बारे में सोचा है जिसने आपको बिजली पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिला? यह साधारण सी बिजली जिसे इस समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे इतिहास ने अपनी सबसे बड़ी विज्ञान की जंग देखी है। जब इतिहास के दो सबसे बड़े वैज्ञानिक एक दूसरे के आमने सामने मानव सभ्यता को बदलने का सपना लेकर आए थे, इस जंग को नाम दिया गया द वॉर ऑफ द करेंट्स। उस लड़ाई को पूर्णतः जंग कहना भी गलत होगा, क्योंकि हम उसे नाम दे सकते हैं एक क्रांति का, जिसने इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक एपिसोड को। ये कहानी है 19वीं सदी की। साल 1879 जनवरी का महीना था। थॉमस अल्वा एडिसन अपने न्यू जर्सी के मेनलो पार्क के लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और वहीं उन्होंने पहली बार अपने हाई रेजिस्टेंस इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लाइट को बनाने में सफलता प्राप्त की। और फिर उसके बाद ही उन्होंने ठान लिया था कि वह हर एक घर तक अपने इस इलेक्ट्रिक बल्ब को पहुंचा देंगे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वह बल्ब से पहले बल्ब को चलाने वाली बिजली को हर घर तक पहुंचाए। ये वो जमाना था जब किसी के घर में बिजली होना उसे सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक बनाती थी। लेकिन एडिसन अमीर थे और साथ ही साथ वो एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन भी थे, जिसके कारण उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और घर घर तक बिजली पहुंचाने के अपने इस मकसद पर काम शुरू कर दिया। अगर लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल करने लगते तो इससे सबसे ज्यादा फायदा एडिसन को ही होता, क्योंकि एडिसन ना सिर्फ बल्ब बेचकर अपना मुनाफा कमाते, बल्कि वह बल्ब के साथ बल्ब को जलाने वाली बिजली भी बेचते, जिससे उनकी आय 2 से 3 गुना बढ़ जाती। दुनिया को बदलने के इसी लक्ष्य को लेकर एडिसन अपने काम में जी जान लगाकर जुट गए और उन्होंने 1882 में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन को बनाया, जो दुनिया का पहला कमर्शियल सेंट्रल पावर प्लांट था जो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता था। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती थी और वो काफी सेफ भी होती थी। लेकिन उनके द्वारा जनरेट किए जा रहे डीसी करंट में यह एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो अपनी बिजली को पावर हाउस से आधे मील से ज्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते थे, जिससे उनके काम करने और व्यवसाय करने का क्षेत्र काफी सीमित हो गया था। अपने प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी कमी होने के कारण एडिसन ने शुरुआत में सिर्फ उन्हीं जगहों पर टारगेट किया जहां या तो आबादी ज्यादा थी या तो काफी सारी फैक्ट्रियां थी। कंपटीशन में किसी और के ना होने का एडिसन ने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने ये शर्तें कारोबारियों के सामने रखी कि वो घरेलू उपयोग के लिए बिजली सस्ते दामों में देंगे और वहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए बिजली को 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे दामों में उपलब्ध करवाएंगे। अब इससे सारी व्यवसाय कर्मी क्रोधित तो थे, पर वो मजबूर भी थे, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं था और इसी लाचारी की वजह से उन्हें मजबूरी में एडिसन की सारी शर्तों को मानना पड़ा। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक मार्केट में अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली थी। एडिसन ने अपने इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम पैसा खर्च किया और अपने इस व्यवसाय को जोरों शोरों से आगे बढ़ाया। एडिसन अब ना सिर्फ दुनिया भर में एक मशहूर वैज्ञानिक थे, बल्कि अब वो दुनिया के सबसे अमीर और काबिल बिजनेसमैन में से भी एक बन चुके थे। एडिसन की प्रसिद्धि और काबिलियत को देखते हुए दुनिया का लगभग हर एक शख्स उनकी कंपनी में उनके साथ काम करना चाहता था और इसके लिए वो
किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। एडिसन की इसी प्रसिद्धि को मद्देनजर रखते हुए उत्सुकता के साथ एक 28 साल का सर्बियन लड़का एडिसन के पेरिस वाले पावर हाउस पर काम करने के लिए पहुंचा। अब पावर हाउस में काम करते करते एक जिज्ञासु वैज्ञानिक होने के चलते उस व्यक्ति ने एडिसन के डीसी जनरेटर में एक बहुत बड़ी खामी ढूंढी और उसी एक बड़ी कमी के कारण डीसी मोटर इतनी प्रभावशाली नहीं थी जितनी उसे होनी चाहिए थी। वह कर्मचारी इस कमी को ठीक करने की सारी कोशिशें करने लगा और अंततः उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे ना सिर्फ बिजली की शक्ति पहले के मुकाबले बढ़ गई बल्कि उसका फैलाव भी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा लंबे क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो गया। यह एक क्रांतिकारी खोज थी और इससे वो कर्मचारी इतना खुश हुआ कि उसने यह ठान लिया कि वह अपना यह आइडिया सीधे एडिसन को ही जाकर बताएगा। साल 1884 में अपना बोरिया बिस्तर उठाकर तुरंत ही वो कर्मचारी न्यूयॉर्क की ओर चला गया एडिसन से मिलने। शुरुआत में वो काफी बार नाकाम हुआ परंतु उसे सफलता हासिल हो ही गई और उसे एडिसन से मिलने का मौका मिल ही गया। जैसे ही उस कर्मचारी ने एडिसन को अपने सामने देखा वो बहुत खुश हो गया और हाथ मिलाते हुए उस कर्मचारी ने अपना नाम बताया, निकोलाई टेस्ला। दोनों आतुर वैज्ञानिकों के बीच में बातें अच्छे खासे समय तक चली और जब अंत में टेस्ला ने अपने प्लान और अल्टरनेटिव करंट के कॉन्सेप्ट के बारे में एडिसन को बताया तो इस बात से एडिसन थोड़ा चिढ़ गए और उन्होंने टेस्ला को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि उनका आइडिया बिल्कुल बेकार और खतरनाक है। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर कुछ करना है तो हमारे डीसी जनरेटर्स को इंप्रूव करके दिखाओ और $50,000 का इनाम पाओ। और फिर क्या था, टेस्ला ने ये कर दिया। उन्होंने एडिसन के जनरेटर्स को और इंप्रूव कर दिया। लेकिन जब वो एडिसन से अपना प्राइस मांगने गए तो एडिसन इस बात से मुकर गए और कहा कि टेस्ला, तुम्हें अमेरिकन ह्यूमर की समझ नहीं। यह सुनकर टेस्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई और इन्हीं शब्दों के साथ उन दोनों ने एक दूसरे से विदा ले लिया। अब मुझे लगता है कि यहाँ शायद एडिसन ने यह सोचा होगा कि अगर उन्होंने टेस्ला के अल्टरनेटिव करंट को बढ़ावा दिया होता तो उससे उनके द्वारा इन्वेंट किए गए सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और वो सड़क पर भी आ सकते थे। अपने सामने इतना बड़ा खतरा देखने के बाद आमतौर पर कोई भी मनुष्य इसी प्रकार की हरकत करेगा और वो अपने फायदे की ही बात करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार एडिसन ने भी ठीक यही किया, लेकिन टेस्ला को अपने आइडिया पर पूरा विश्वास था और इसी विश्वास के चलते उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़कर अपनी अलग कंपनी बनाने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए उन्हें फंड्स चाहिए थे और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनको अपना डेली गुजारा करने के लिए खुदाई का काम करना पड़ रहा था। पर वक्त सबका बदलता है। जब एक बार टेस्ला अपने एसी करंट के आइडिया को लेकर अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के पास गए तब वेस्टिंगहाउस ने एसी करंट के पोटेंशियल को देखा और उन्होंने ये समझ लिया था कि अल्टरनेटिव करंट ही लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन की चाबी है और इसी कारण उन्होंने टेस्ला के एसी पैटेंट को $60,000 में खरीदा और टेस्ला को $2.50 पर हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रॉयल्टी भी ऑफर की गई। इतने पैसे आज के जमाने में $मिलियन के बराबर है और यहां से शुरुआत हुई एक नई कंपनी की जिसका नाम था वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कम लागत में ज्यादा दूरी तक बिजली फैलाने में सक्षम थी और इसके अलावा टेस्ला की बिजली एडिसन की बिजली से 1/3 सस्ती मिला करती थी और चाहे उद्योगपति हो या घरेलू व्यक्ति, सबके लिए बिजली के दाम उतने ही थे, जिससे ना सिर्फ छोटे छोटे बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति भी टेस्ला के साथ आने लगे और वेस्टिंगहाउस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। देखते ही देखते टेस्ला का अल्टरनेटिव करंट विश्व के सबसे खूबसूरत आविष्कारों में आ गया। लेकिन टेस्ला की एक ऐसी खूबी थी जो उन्हें बाकी के वैज्ञानिकों से अलग बनाती थी और वह खूबी यह थी कि वह ना सिर्फ नए नए आविष्कारों और तकनीकों पर ध्यान दिया करते थे बल्कि वह अपने पुराने आविष्कारों में भी अहम बदलाव करते रहते थे ताकि उनके आविष्कार और बेहतर बन सके। आविष्कारों को बेहतर बनाने की कोशिश उन्होंने अपनी एसी करंट के साथ भी की और देखते ही देखते उन्होंने अपने जनरेटर में एक ऐसा बदलाव किया जिससे उनके द्वारा पैदा की जा रही बिजली बल्ब के अलावा मशीनों को चलाने में भी सक्षम हो गई थी और शुरू हो चुकी थी एक जंग की जिसे आज हम द वॉर ऑफ द करंट्स के नाम से जानते हैं।
ये कोई आम वॉर जैसा नहीं था, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा वॉर था जिसमें एडिसन जनता में ये सिद्ध करना चाहते थे कि अल्टरनेटिव करंट इज डेंजरस। इतनी सारी उपलब्धियों के कारण टेस्ला दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे, वहीं एडिसन के खर्चे हद से भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और उनकी गरीबी उन्हें तंग करने लगी थी। क्रोध में हारा हुआ व्यक्ति हमेशा बदले की भावना रखता है और अपने प्रतिद्वंदी को तबाह करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। एडिसन की स्थिति इस समय कुछ ऐसी ही हो गई थी और वह किसी तरह से टेस्ला को इस कंपटीशन से बाहर करना चाहते थे और उनकी कंपनी को बंद करवाकर अपनी कंपनी का वर्चस्व गाड़ना चाहते थे। और इस मामले में शायद ईश्वर और समय दोनों उनके साथ थे। जब 1888 में हैरोल्ड पी ब्राउन नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने प्रेस में और पब्लिक में आकर ये बताया कि एसी करंट्स डीसी के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज पैसे बचाने के लिए एसी का यूज कर रही है और पब्लिक की सेफ्टी से खिलवाड़ कर रही है। और उस समय तक कई हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी थी। अल्टरनेटिव करंट्स के कारण एक हादसे में तो एक टेलीग्राफ लाइन मैन जॉन फीक्स की बॉडी बिजली के खंभे में चिपकी रह गई थी। इसी के साथ एडिसन ने भी कई जानवरों को एसी करंट से मौत के घाट उतार दिया, केवल ये दिखाने के लिए कि एसी कितनी डेंजरस है। केवल यही नहीं, एडिसन की कंपनी ने तो एक सर्कस के हाथी को अल्टरनेटिव करंट से इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया था और उसे फिल्म भी किया गया था, केवल ये दिखाने के लिए कि एसी करंट इतने बड़े बड़े जानवरों पर भी कितना गहरा, कितना खतरनाक असर डालता है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को इसके खतरे के बारे में वार्न करते हुए लेटर भी लिख डाला। अब एडिसन केवल यही नहीं रुकने वाले थे, बल्कि वो इससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। और फिर सन 1890 में जब न्यूयॉर्क जेल ने एडिसन से सलाह मांगी एक नए तरीके के बारे में जिससे मुजरिमों को सजा दी जा सके, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना किसी व्यक्ति को चेयर में बैठा दिया जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ दिया जाए। अब पता नहीं प्रशासन ने क्या सोचा, पर उन्होंने एडिसन की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस चीज का ट्रायल करने की अनुमति दे दी। 6 अगस्त 1990 के दिन विलियम कैमलर नाम का एक शख्स इतिहास बनने वाला था, जिसके ऊपर पहली बार इलेक्ट्रिक चेयर से मौत का प्रशिक्षण होता। लेकिन एडिसन भी इतने जालिम थे कि उन्होंने अपना बदला निकालने के लिए मानवता ही त्याग दिया था और विलियम कैमलर को मारने के लिए उन्होंने पूरे 1000 वॉट के अल्टरनेटिव करंट का इंतजाम कर दिया था, जो कि वेस्टिंग हाउस के जनरेटर से ही लिया गया था। समय आते ही जैसे ही 1000 वॉट का करंट उस दोषी पर डाला गया तो वो दर्द से कराहने लगा। वहां पर बैठे दर्शकों से भी यह खौफनाक मंजर नहीं देखा जा रहा था। लोगों के अंदर इससे काफी डर फैल गया एसी करंट को लेकर। जब इसके बारे में वेस्टिंग हाउस को पता चला तो उन्होंने बयान दिया कि इतने खतरनाक अल्टरनेटिव करंट से मारने से तो अच्छा था कि वह उस व्यक्ति को कुल्हाड़ी से ही काट देते। अब हर किसी ने टेस्ला की कंपनी की निंदा करनी शुरू कर दी। टेस्ला की इतनी आलोचना के बाद उन्हें यह तो समझ में आ गया था कि अब उन्हें कुछ इतना बड़ा करना होगा जिससे लोगों को याद ही ना रहे कि कभी उन्होंने टेस्ला के बारे में कुछ बुरा भी सुना था। और भाग्यवश नाइग्रा फॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टेंडर निकला। टेस्ला को पता था कि ये उनके लिए एक ऐसा मौका है जिसको अगर उसने गवा दिया तो फिर शायद उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद अंततः वेस्टिंग हाउस को ही यह प्रोजेक्ट मिल गया। इस प्रोजेक्ट को वेस्टिंग हाउस की कंपनी ने बहुत खूबी से संभाला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में टेस्ला की काफी प्रशंसा हुई। लेकिन एडिसन की हरकतें फिर भी नहीं सुधर रही थी और इसी बात से परेशान होकर एडिसन की कंपनी के डायरेक्टर्स ने सर्वसहमति लेकर एडिसन को उसी के कंपनी से बाहर निकाल दिया। और 1892 में एडिसन की कंपनी को थॉमसन ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, जो कि एसी प्रोडक्शन में वेस्टिंग हाउस का सबसे बड़ा राइवल था। और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि आज भी अमेरिका में मौजूद है। यह सब एडिसन के लिए उनकी जीवन की सबसे बड़ी हार थी, जिसने एडिसन से उनके गुरूर के साथ साथ उनकी कंपनी भी छीन ली और उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया। पर क्योंकि टेस्ला एक सुलझे हुए वैज्ञानिक थे और वो इस तरह की राजनीति में दोबारा नहीं पड़ना चाहते थे, और इसी कारण जब उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी मतलब वेस्टिंग हाउस की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की
कमाई अपनी कर्मचारियों के बीच ही बांट दी और अपने पास बस मुट्ठी भर पैसा ही बचा कर रखा। अब चाहे बेवकूफ़ी कहें या मानवता के प्रति उनकी श्रद्धा कि उन्होंने अपना सब कुछ मानव सभ्यता के विकास के लिए त्याग दिया और अपने जीवन के आखिरी दिन बेहद गरीबी में गुजारे। विश्व को इतनी सुंदर धरोहर और नायाब दुनिया देने के बाद अंततः 7 जनवरी 1943 के दिन इस महान इंसान ने हमारी धरती को अलविदा कहा। हमारी पूरी अंतरिक्ष टीवी की टीम की तरफ से इन्हें हम एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टेस्ला के साथ काफी शोषण हुआ था और पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग तारों से बंधने से पहले ही वायरलेस हो जाते अगर हमने इस एक शख्स को गंभीरता से लिया होता। और यह नाम दुनिया के हर नागरिक के दिल में बसता है, जो नाम है सर निकोलाई टेस्ला का। अगर आज उनकी आत्मा मेरे शब्द सुन पा रही है तो मैं उन्हें एक सल्यूट से ज्यादा और कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस महान शख्स के लिए मेरे तो क्या किसी के पास भी रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ भी देने लायक नहीं है। आप भी सर निकोलाई टेस्ला को सम्मान देने की हमारी इस मुहिम में भाग लीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि थैंक यू निकोलाई टेस्ला और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करना और उन्हें भी सर निकोलाई टेस्ला के बारे में जरूर बताना, जिनकी वजह से आप इस मोबाइल पर मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हो। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद करेंगे ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।